दोस्तों, जब से मैंने अपनी यामाहा एफज़ेड परचेज़ की थी तब से एक बार भी मैंने कोई वीडियो बना करके अपनी हीरो ग्लैमर के ड्राइव रिव्यू, ओनरशिप एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं बताया। उसकी वजह ये है कि ये वाली बाइक को मैं यूजुअली चलाता ही नहीं हूँ। मोस्टली ये वाली बाइक सिर्फ एक एक्स्ट्रा बाइक के तौर पर रखी रहती है। कभी कभी मेरे फादर इसको चला लेते हैं अगर यामाहा एफज़ेड घर पर ना हुई तो, क्योंकि आसपास की छोटी मोटी जगह पर जाने के लिए वो क्रेटा निकालें, उससे अच्छा है कि वो हीरो ग्लैमर चलाएं। बट मैं इस गाड़ी को क्यों नहीं चलाता? क्योंकि इस बाइक के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। वैसे इस गाड़ी की मैं बुराई करना नहीं चाहता, बट रीज़न तो सबको समझाना ही पड़ेगा कि 125 सीसी की एफआई में क्यों नहीं चलाता। पहली बात तो ये इंजन का बंद हो जाना मुझे बहुत इरिटेट करता है। अगर इसको एकदम रेस मैंने कम कर दिया तो ये बंद हो जाएगा, देन आई हैव टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। एंड ये चीज़ कभी भी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते वक्त होती है। कभी कभी कहीं पॉटहोल्स वगैरह आ जाते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, वहाँ स्लो डाउन किया, वहाँ पर भी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा इरिटेट मुझे ये चीज़ करती है। वैसे तो इस बाइक को मैंने कम से कम 4 साल यूज़ किया है और काफ़ी सारी मेमोरीज अटैच है इस बाइक के साथ में। मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ भी इस बाइक के साथ में ही काफ़ी ज़्यादा हुई है। बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स मैंने इस बाइक को चलाते हुए किए हैं। ऑफिस वगैरह में मैंने इसको यूज़ किया, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की खातिर भी मैंने इसको यूज़ किया है। सो दिस बाइक हैज़ हेल्प मी अ लॉट ऑलरेडी। ये बाइक चलाते हुए ही मैंने अच्छी इनकम करी, तब जाके मैंने क्रेटा परचेज़ की, फिर उसके बाद में मैंने एफज़ेड परचेज़ की। तो दिस बाइक हैज़ ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। बट राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करूँ, सबसे पहले मुझे इसकी सीटिंग यानी कि अर्गोनॉमिक्स अच्छे नहीं लगते। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा पेन देते हैं। सस्पेंशन के बारे में मैं अलग बात बाद में करूँगा। बट जो अर्गोनॉमिक्स है उसमें कैसा है, इसका टैंक मुझे लगता है बहुत नीचे प्लेस्ड है और सीट बहुत ज़्यादा ऊपर प्लेस्ड है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट शेप है इसका फ्रंट से लेकर के रियर तक, और इसकी वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इसमें काफ़ी ऊपर बैठा हूँ और हैंडल और सामने का ऑपरेशन एरिया काफ़ी नीचे है। तो कॉन्फिडेंस और मेरे हाथ में कंट्रोल मुझे थोड़ा सा कम महसूस होता है। दूसरी बात है, इसका हैंडल बहुत ही लाइट हैंडल है, तो इस वजह से इसको हैंडल करना ईजी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट उन लोगों के लिए जिनकी हेल्थ थोड़ी सी कम है, या बहुत यंगस्टर कोई पर्सन है, या फिर कोई अंकल टाइप के लोग हैं जो चाहते हैं कि एक बहुत ही लाइट वेट और इजी टू हैंडल बाइक मिले, उनके लिए ठीक है। बट मेरे जैसे यंग अडल्ट्स को क्या चाहिए कि गाड़ी थोड़ी सी हैवी हो, ताकि इसको जब हम स्पीड पर चलाएं तो इसका हैंडल इजीली मुड़ना नहीं चाहिए और कॉन्फिडेंस इसमें हमेशा बरकरार रहना चाहिए। और वही चीज़ मिसिंग रहती है इस बाइक में। नाम इसका ज़रूर ग्लैमर है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लैमरस ये बाइक लगती नहीं है लुक्स वगैरह में भी। 2015 के अक्टूबर में जब ये ली थी तब ये काफ़ी नई नई मॉडल थी, अच्छी भी लगती थी, बट अब पुरानी हो गई है। बट मेरा कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी बाइक से इसका। फिलहाल मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं इस गाड़ी को ज़्यादा क्यों नहीं चलाना पसंद करता। एक कॉमन रीज़न तो आप में से कोई भी बोल सकता है कि हाँ, इसके पास 150 सीसी की नई बाइक आ गई, वो भी एफसी है, तो कौन चलाना चाहेगा। बट येस, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है मेरे ड्राइविंग स्टाइल पर एफजी की वजह से। अभी एफजी का टैंक थोड़ा सा ऊपर है, हैंडल बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं पर अच्छा खासा डिस्टेंस से दिया हुआ है, तो मेरे शोल्डर से हैंडल का जो डिस्टेंस है उसकी वजह से मुझे राइडिंग पोजीशन बहुत अच्छी मिल जाती है, इसलिए उसको हैंडल करने में मुझे मजा आता है। बट ये वीडियो एफजी के बारे में नहीं है। जब एफजी चलाने की आदत होने के बाद जब मैं ग्लैमर चलाने के लिए कभी कभी ले जाता हूँ, तब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं इस गाड़ी में जो एफजी खरीदने के पहले से मुझे परेशान कर रही थी, और एफजी खरीदने के बाद में मुझे एफजी से वो शिकायतें कभी नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, इसका फ्रंट टायर भी पतला है, रियर टायर भी बहुत पतला है, तो उसकी वजह से क्या है, कॉर्नरिंग में मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। जब भी मैं कहीं से टर्निंग ले रहा होता हूँ और मैं थर्ड गियर पर टर्निंग लेने के बारे में सोचूं, थोड़ा सा इसको इंक्लाइन करता हूँ लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, विच एवर इज रिक्वायर्ड, वहां अगर थोड़ी सी भी रेत हुई ना तो ये गाड़ी की टायर स्लिप होने लग जाता है और मुझे बहुत ज्यादा टेंशन लग जाती है कि यार ये गाड़ी मुझे कहीं ना कहीं गिरा ही देगी। इसलिए इस गाड़ी को मैं अक्सर संभल संभल कर चला रहा होता हूँ और बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार ये क्या गाड़ी चला रहा हूँ मैं। ऐसी फीलिंग किसी भी बाइक में नहीं आनी चाहिए, और आज की तारीख में तो ज्यादातर गाड़ियां एबीएस के साथ में आ ही रही है। एंड आई थिंक आजकल ज्यादातर बाइक्स में एबीएस भी लग करके आ रहा है। टायर्स भी सबके ठीक ठाक हैं और ग्रिप वगैरह भी अच्छी है, बट दिस बाइक वाज नॉट इंप्रेसिव एट ऑल फॉर कॉर्नरिंग स्पेशली। हाईवे पर मैंने इसको काफ़ी चलाया है, 30-40 किलोमीटर तक चलाया हुआ है, उससे ज़्यादा भी चला चुके हैं, मेरे फादर भी काफ़ी चला चुके हैं। बट एक्चुअली मैं इसको ज़्यादातर हाईवे पर भी चलाना नहीं पसंद करता, क्योंकि ये पावर राइड दे नहीं पाती, बहुत ही बोरिंग हो जाती है राइड इसके साथ में। वाइब्रेशन इस गाड़ी में है पर स्पीड उसके हिसाब से नहीं दी हुई है। ऑब्वियसली 125 सीसी के इंजन से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूं, अनलेस दैट इज अ ड्यूक 125 और आरसी 125। बट ग्लैमर में 125 सीसी का एफआई इंजन, वो भी हीरो कंपनी की तरफ से, जो कंपनी जानी जाती है एवरेज देने वाली पावरलेस बाइक्स के लिए। तो ऐसे में मैं इस गाड़ी को ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाता था हाईवे पर भी। और सिटी में मैं डेली राइड करता हूँ, कम्यूटिंग करता आया हूँ इस बाइक के साथ में, तो वो डेली कंडीशंस जो होती है रोड्स की, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है मेरे ओनरशिप और राइड एक्सपीरियंस को।
जब कहीं मैं खराब रास्तों से गुजरता हूँ, कॉलोनीज से गुजरता हूँ, कहीं कॉन्फिडेंटली राइड नहीं कर पाता। प्लेजर राइड तो होती ही नहीं इस बाइक में। इनफैक्ट कुछ साल चला लेने के बाद मैं इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गया था इस बाइक को छोड़ने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि कोई बाइक दूसरी वाली ले लूँ, या इसको सेल ऑफ करके मैं कुछ एक्सचेंज कहीं से कर लूँ, या मैं कोई यूज बाइक ले लूँ जो 150cc कम से कम हो। एक बार इंसान बाइक चलाने लग जाए तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं और फिर और बेटर बाइक लेने की इच्छा भी होती है। आई थिंक कोई 150cc या 200cc की बाइक चलाए तो वो रेगुलरली चलाना चाहेगा, लेकिन अगर उससे नीचे की बाइक है तो वो रेगुलरली नहीं चलाना चाहेगा। ये बाइक्स में उतना कंफर्ट लेवल भी नहीं होता है, उतना एंजॉयबल राइड भी नहीं होता है। यंगस्टर्स कभी भी इस बाइक के साथ में जिंदगी भर गुजारने के बारे में नहीं सोच सकते। इट विल बी अ नाइटमेयर। 4 साल लगातार यूज करने के बाद 2019 के सितंबर में मैं इतना ज्यादा डेस्परेट हुआ था कि मैंने बाइक्स की तलाश चालू की। Duke 125 मैंने ट्राई करी, but that was overpriced for what it offers. Then I also tried 220 Pulsar FI and Avenger Cruise 220, but they were Bajaj bikes and I did not want to try them. फिर मैंने ट्राई की थी RTR 160 4V and I loved that bike. इसके सामने तो वो मुझे जबरदस्त लग रही थी, एंड उसी दिन मैंने कुछ घंटों के बाद में ट्राई कर ली यामाहा की FZ, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद जो कुछ भी हुआ मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स को पता है, और आज तक कई लोगों को पता चलता आ रहा है। उसके बारे में मैं कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट आई विल टेल यू वन थिंग। ग्लैमर से उठने के बाद में RTR 4V 160cc भी अच्छी लग रही थी, और FZ तो लग ही रही थी डेफिनेटली। ग्लैमर से उठ करके कोई भी बाइक में आ सकता हूँ मैं, मुझे बस इस बाइक से छुटकारा चाहिए था। हालांकि ये बाइक से मेमोरीज बहुत ज्यादा अटैच्ड है, लव लाइफ से लेके मैरिड लाइफ तक भी, बट स्टिल आई डोंट वांट टू गो ऑन एंड ऑन विद दिस बाइक एनी मोर। ये बाइक के साथ मेरा शायद सेकंड और लास्ट वीडियो है। ये बाइक को मैं अक्सर चलाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए कभी कभी, क्योंकि चलाते रहना जरूरी होता है, अपने बाइक का टेस्ट भी बरकरार रहता है। लेकिन मैं इसके साथ और व्लॉग्स भी करना नहीं चाहता। अगर समहाउ आप लोगों को लगता है कि मुझे BS6 वाली हीरो ग्लैमर का टेस्ट ड्राइव लेकर के देखना चाहिए कि मेरी वाली ग्लैमर में और नई वाली ग्लैमर में कितना ज्यादा डिफरेंस है, क्या मेरा राइड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो रहा है नई वाली बाइक में, तो डेफिनेटली कॉमेंट्स में बताओ। मैं जरूर फिर उस नई वाली ग्लैमर को भी ट्राई करूंगा और बेहतर तरीके से उसको ऑब्जर्व कर पाऊंगा कि क्या वो आज के नए जनरेशन के लोगों के लायक है या नहीं है। क्या वो सिर्फ अंकल लोगों के राइड करने के लायक कम्यूटर बाइक है, या यंगस्टर्स भी उसके साथ में एज अ बिगिनर राइड कर सकते हैं। 18 ईयर्स ओल्ड जो नए यंगस्टर्स कॉलेज में जा रहे होते हैं, जिनके पेरेंट्स उनको लो बजट की बाइक से दिला सकते हैं, क्या उनके लायक वो नई वाली ग्लैमर है। ये सारी चीजें जरूर मैं नई वाली ग्लैमर के वीडियो में कवर कर सकता हूँ अगर मुझे डिमांड आती है तो। इसके अलावा मैं हीरो की कुछ और नई बाइक्स भी ड्राइव करने वाला हूँ, जैसे कि हीरो एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम R। तो वो सारे वीडियोस देखने के लिए भी मेरे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले मेरे बाइक एंड कार रिव्यूज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ रोड वाला सीन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ग्लैमर के साथ में। ये एकदम पथरीला रास्ता है, गिट्टी वाला, नीचे रेत है, उसके ऊपर गिट्टी है। मतलब ट्रैक्शन तो यहाँ पे लिटरली जीरो के बराबर है। अगर मैंने यहाँ गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उसके बाद में एकदम से सडन ब्रेकिंग करने की कोशिश की तो मेरी स्किल्स ही होंगी जिसकी वजह से इस गाड़ी को मैं ठीक से स्लो या स्टॉप कर सकूँगा। अदरवाइज एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये ऐसा नहीं कि हर बार मैं ऐसे ही रास्ते पर गाड़ी चलाता हूँ, ऐसा भी अक्सर हो जाता है कि मैं किसी ठीक ठाक रास्ते पर चला रहा हूँ, अचानक से बीच का थोड़ा सा हिस्सा ऐसा वाला आ जाता है, छोटा मोटा पैच आ जाता है, और वहीं अगर मुझे ब्रेकिंग करनी पड़ जाती है तो पता चल जाता है कि कितना अनरिलायबल है इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी। फ्रंट ब्रेक से रियर ब्रेक तक कुछ भी ऐसा लगता नहीं कि ब्रेक करो और रिलाई करो। तो इसलिए ऑलरेडी स्लो चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत संभल के चलाना पड़ता है। मेरे इरिटेशन के सबसे बड़े कारणों में से एक है। मुझे ऐसा राइड कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि मैंने सामने खुला रास्ता देखा और मैं थोड़ी सी स्पीड कर सकता हूँ, बाइक की सेफ स्पीड पर मैं चला सकता हूँ। उसके बाद में मुझे जब कहीं अचानक से कुछ दिखा मैं स्लो डाउन भी कर सकूँ, स्टॉप भी कर सकूँ। ABS उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, बट गाड़ी की अपनी ब्रेकिंग सिस्टम और उसका वेट, उसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। और सस्पेंशन के बारे में तो मैंने बात की ही नहीं। सस्पेंशन इस गाड़ी के कुछ ऐसे हैं कि कंफर्ट देने के नाम पे सिर्फ इतना दे सकते हैं कि आप रोज इसको 5-10 किलोमीटर चलाओ, उसके बाद में दिन भर गाड़ी आपके ऑफिस में खड़ी रहेगी, फिर 5-10 किलोमीटर चला के घर आ जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने गाड़ी चलाई थी। लेकिन अगर गलती से आपने इसको ज़्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए चलाना चाहा तो आपका बैक और आपका बम दोनों बहुत दुखेगा और आप बहुत ज़्यादा हेट करने लग जाओगे अपनी बाइक राइडिंग को। सो वो वाली चीज़ भी इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा मैटर करती रही, जिस वजह से मैंने कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस बाइकिंग नहीं की। मैं बाइकिंग को नफरत करने लगा था, मुझे बाइक में इंटरेस्ट ही गिर गया था। गलती मेरी थी जो मैंने इसी बाइक के साथ 4 साल गुजार लिए बिफोर बाइंग द यामाहा FZ। एनीवेज, that brings me to the end of this video, and don't forget to subscribe, and until next video, goodbye and ride safe.